भीतर दूसरी बार डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। दोनों नेता अपनी अपनी कैबिनेट लिस्ट आला कमान को सौंपेंगे, जिसके बाद कैबिनेट के संभावित दावेदारी की परेड कराई जाएगी और फिर नए मंत्रिमंडल पर मुहर लगेगी। सिद्धरमैया ने सीएम की कुर्सी तो छोड़ दी है, लेकिन कर्नाटक में अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। पहले राज्यसभा जाने से मना कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं का नाम डीके के कैबिनेट में डालकर सरकार में अपनी पकड़ कम नहीं होने देना चाहते। बेटे के लिए भी डिप्टी सीएम समेत अहम जिम्मेदारी चाहते हैं। यतीन्द्र सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की है। डीके अपनी कैबिनेट में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं चाहते। 3 जून को डीके शिव कुमार के साथ 9 से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं और बाकी बचे हुए मंत्रियों को लेकर राज्यसभा चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इन सब को लेकर आज दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। तो अब पहले एक बयान आपको सुना देते हैं, करते हैं चर्चा। So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that. अच्छा, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के हाव भाव से ये लग रहा है कि कर्नाटक में कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी डीके शिव कुमार के एहसान का बदला चुकाने जा रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी से कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को डील किया। अब डीके शिव कुमार सीएम बनने जा रहे हैं। सीनियर सिद्धरमैया को हटाकर पावरफुल डीके को जिम्मेदारी देने पर अशोक गहलोत ने कहा कि शिव कुमार कई बार पार्टी के संकट मोचक बने हैं, इसलिए उन्हें अब कर्नाटक की कमान सौंपी जा रही है। जो सत्ता का फैसला हुआ परिवर्तन करने का मुख्यमंत्री, तो ये मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही तरीके से सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर के ये परिवर्तन का फैसला किया। और क्योंकि सिद्धरमैया जी बहुत अनुभवी थे, लंबे समय तक राजनीति करी उन्होंने, अच्छा काम किया उन्होंने भी, पर क्योंकि राजनीति में कई बार फैसले होते हैं। अब डीके शिव कुमार जी भी जो बात अब अशोक गहलोत कह रहे हैं, पहली बात वो एक तो ये सेकंड कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार इज द राइट कैंडिडेट, संकट मोचन रहे हैं तो उनको जगह दी जानी चाहिए, वो उनको मिल गई है। लेकिन जो बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे कोई डेप्यूटी नहीं चाहिए, वो क्या है? देखिए, और सिद्धरमैया से बचा लेंगे? नहीं, अभी जो डीके शिव कुमार ने कहा ये तो बिल्कुल सिर के बल खड़ा करने वाली बात है। पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोकतंत्र में जो हम लोग का संविधान है, वो संविधान कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जैसे केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वैसे राज्य में नियुक्ति मंत्री बनाएगा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, प्रीरोगेटिव होता है उसका मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमको पता ही नहीं है कौन मंत्री बनेगा। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? आप कम से कम दिखावे के लिए तो मत कहो, तुम्हारा आला कमान तय करेगा, लेकिन कहो तो मत कि हमको नहीं पता है। आप कहिए कि ये आप वो सिंपल कह सकते थे कि हम आपको अभी हम नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, आला कमान तय करेगा। देखिए, ये बहुत खराब शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री के ऊपर इसका मतलब दबाव है, और दबाव इस बात का है कि आप दबाव सिद्धरमैया का है। हाँ, सिद्धरमैया के लोगों, ये राहुल गांधी का दबाव है, दोनों का दबाव होगा। वही हम कह रहे थे कि आला कमान की पसंद के लोगों को भी आप एडजस्ट करिए। सिद्धरमैया के पसंद के लोगों को आला कमान कांग्रेस में बहुत मजबूत होता है इस मामले में जी। बिहार में हम एक छेपक की तरह कहते हैं कि 7-8 साल से इसलिए कार्यकारिणी नहीं बनी क्योंकि एक प्रभारी लिस्ट देता है, एक प्रदेश अध्यक्ष लिस्ट देता है और एक लिस्ट आला कमान के पास रहती है। तो वही हाल है, एक लिस्ट आला कमान के पास होगी, एक लिस्ट सिद्धरमैया की होगी, एक लिस्ट डीके शिव कुमार की होगी। तो ये मंत्रिमंडल में एक गड़बड़ी ये होगी, सिद्धरमैया आड़े हुए हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वो भी बात होगी। अभी इसी उस समय उसकी भी बात होगी। डिप्टी सीएम बेटा बनेगा तो उसको मिनिस्ट्री कौन सी चाहिए, ये भी बात होगी। और उसके बाद आइए तब ये जो अशोक गहलोत ने कहा कि संकट मोचन है इसलिए उनको बनाया गया है, ये बात ठीक है, वो संकट मोचन है इसलिए बना है। और पॉलिटिकल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है कांग्रेस की 28 के चुनाव के लिए, उसमें वो फिट बैठते हैं, इसके लिए भी ये बात इसलिए इस पर मैं इससे पहले कि डीके और सिद्धरमैया पे और बात करूं, अशोक गहलोत जी अपने लिए क्या देख रहे हैं? अशोक गहलोत अपने लिए राज्यसभा देख रहे हैं। अभी राज्यसभा का आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ, आज ही से 8 तारीख लास्ट डेट है। और राजस्थान की एक सीट मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, एक ही मिलेगी, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा, तो राजस्थान में अगला इलेक्शन सचिन पायलट है ना, उनके नेतृत्व में। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के आईटीओ इलाके में भीषण आग लग गई है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भीषण आग लगी है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने ही ये बिल्डिंग है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये आग कैसे लगी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है, बहुत इनिशियल इंफॉर्मेशन है।
जो भी हो रहा है अभी फिलहाल प्राथमिकता तो ये है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। धुआं उठता हुआ इस पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में ये भीषण आग लगी है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ये बिल्डिंग है और पीडब्ल्यूडी ऑफिस के एकदम सामने ये बिल्डिंग मौजूद है। हाई राइज बिल्डिंग है। जाहिर है तो अब दमकल कर्मियों को एक चुनौती का सामना इस लिहाज से करना पड़ेगा। हाल के दिनों में इस तरीके की आग लगने की घटनाएं खूब सामने आई है। कितनी जल्दी आप आग पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि जब दफ्तरों में आग लगती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे अब स्कूल ऑफ प्लानिंग है ये, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी अहम कागजात रखे हुए होंगे जिसके नष्ट होने की संभावना खड़ी होती है। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ गई है। अनामिका, क्या स्थिति है वहां पर, जरा तस्वीरें बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग के ठीक सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग है, वहीं पर ये भीषण आग लगी है। खबर ये मिली थी कि लगभग 9:40 पे एक फायर कॉल हुई है और फायर डिपार्टमेंट को ये बताया गया कि बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर कुछ आग का धुआं सा आ रहा है, जिसके बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट ने अपनी गाड़ियां भेजी। लेकिन ये जो आग है वो धीरे धीरे बढ़ती गई है और अब लगभग दमकल की 8 गाड़ियां जो है वो रवाना कर दी गई है। हम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर रेड लाइट है और ट्रैफिक भी चलता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा होगा, इसलिए फिलहाल उस बिल्डिंग की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की गई है ताकि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आसानी से बिल्डिंग तक पहुंच पर आग लगी है। कितने लोग अंदर मौजूद थे, क्या लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है क्योंकि दफ्तर शुरू होने का समय 9 बजे का होता है। लगभग 9:30 बजे तक सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। प्राथमिकता यही है कि उन लोगों को निकाला जाए। लगभग 100 मीटर दूरी पर हम भी मौजूद हैं मीनाक्षी और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह 9:30 बजे के करीब ये आग लगी और तुरंत ही मौके पे फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई है और फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि पहले आग बुझा के अंदर के लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। सरकारी ये बिल्डिंग है, अंदर अहम दस्तावेज हो सकते हैं, सरकारी जो मुलाजिम है वो अंदर हो सकते हैं। ऐसे में तो उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना ये प्राथमिकता है। मीनाक्षी, अनामिका, ये आप एक तो बिल्डिंग की तस्वीर दिखाए हूँ जो मैं देख पा रही हूँ, हाइड्रोलिक क्रेन वहां पर दिखाई दे रही है और आग बुझाने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन चूंकि बहुत छोटी तस्वीर है इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये कौन सी मंजिल पर आग लगी है, कितने माले की ये बिल्डिंग है, कौन से फ्लोर पर ये आग लगी है, इस पर थोड़ी सी और डिटेल दें अनामिका। तो तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, हाई राइज बिल्डिंग है और ऐसा लग रहा है ऊपर से तीसरी मंजिल पर ये आग लगी है और खिड़कियों से बाहर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रेन वहां पर मौजूद है और लगातार पानी की बौछार करके इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी केवल धुआं दिखाई दे रहा है, आग की लपटें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और जो कुछ भी था वो बहुत भीषण रूप नहीं ले पाया है। सही समय पर वक्त रहते आग बुझाने का काम किया गया है। धुआं जरूर उठ रहा है, इसका मतलब ये कि आग उतनी लग चुकी थि कि वो एक नुकसान तो पहुंचा ही चुकी है। अनामिका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक तो ये बताएं कितने माले की ये बिल्डिंग है और कौन से भी मंजिल पर आग लगी है, किस हद तक इस आग पर काबू पाया गया है? बिल्कुल मीनाक्षी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ये बिल्डिंग है और दूसरे मंजिल पे आग लगने की जो फायर कॉल हुई है वो दूसरे मंजिल की सूचना है, लेकिन क्योंकि आग थोड़ा बढ़ती जा रही है इसलिए जो तीसरे मंजिल पे है वहाँ पे भी धुआं पहुँच गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आईटीओ पे इस समय पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पहुंच सके, क्योंकि आग थोड़ी बड़ी है। ऐसे में फायर डिपार्टमेंट का ये डिसीजन है कि 8 जो दमकल की गाड़ियां हैं उन्हें बढ़ाया जाए। हाइड्रोलिक जो लेडर होता है वो भी यहां तक पहुंच सके, क्योंकि सेकेंड थर्ड फ्लोर तक जाने में अगर लोग फंसे हुए हैं तो हाइड्रोलिक जो
लैडर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी इस समय कुछ ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर है, क्योंकि जो चौथे माले में काम कर रहे लोग थे, क्योंकि तुरंत आग लगने के बाद काट दी गई, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, सेकंड फ्लोर पे आग लगने के कारण कुछ लोग नीचे नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करने की फिलहाल मीनाक्षी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बनाए रखें अनामिका, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुझे जो अभी इस तस्वीर में एक राहत की बात ये दिखाई दे रही है, आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और वहां पर समय रहते सारा प्रयास किया गया, इसलिए ये आग जो है किसी और दूसरी मंजिल पर फैलती हुई दिखाई नहीं दी है। आइए बात कर लेते हैं उस आग की जिस पर अगर अभी काबू नहीं पाया गया तो युवा आक्रोशित हो जाएगा और युवाओं का भविष्य संकट में आ जाएगा। मैं बात सीबीएसई की कर रही हूं, बात शिक्षा की कर रही हूं। बवाल बहुत बड़ा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम में खामियों के बाद सीबीएसई पर पूरे देश में सवाल उठने लगे हैं। किसी छात्र को दूसरे की कॉपी दे दी गई तो किसी का रोल नंबर गलत, किसी की कॉपी धुंधली तो किसी का विषय अलग। इन सब गड़बड़ियों के बाद आज से सीबीएसई की परीक्षा होने जा रही है। ये सीबीएसई की परीक्षा है। सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया करने जा रही है। आज से सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुल रहा है। 29 मई से ये री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सीबीएसई ने इसे 1 जून यानी आज से खोलने का फैसला किया। करीब 18 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसमें से करीब 4,05,000 छात्रों को री-इवैल्यूएशन की सुविधा मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था अभी उनकी ही आंसर शीट को री-इवैल्यूएट किया जा रहा है ताकि प्रेशर को हैंडल किया जा सके। सीबीएसई 12वीं का एग्जाम देने वाले छात्र कैसे अपने आंसर शीट को री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं, इसका पूरा डेमो हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिया है। इस वक्त वो तमाम पेरेंट्स जो इंडिया टीवी देख रहे हैं या वो छात्र जो 12वीं का अपना पेपर दे चुके हैं, री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस डेमो को बहुत गौर से देखें। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन फ़ोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रीवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फ़िलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम का एग्जामिनेशन है, आज सीबीएसई का एग्जामिनेशन है। इस पर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो देखिए फिर एक पॉलिटिकल एंगल लेकर चली जाएगी, इसलिए मुझे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना। इससे पहले सबसे पहले केवल फैक्ट पर बात करनी है। इतना प्रॉब्लमैटिक ये पूरा सिस्टम रहा, आपकी जो शीट स्कैन हो रही है वो शीट ऐसा लग रहा है स्कैन नहीं हो रही है बल्कि उनकी पिक्चर्स ली गई है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं से पेपर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, गड़बड़ तो हुई है, साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और कई इन गड़बड़ियों की तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि इन गड़बड़ियों की तरफ छात्रों ने ध्यान दिलाया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ने ध्यान दिलाया है, अपने सिस्टम से ये गड़बड़ियां नहीं पकड़ी गई। अब रांची के पहले जो वेदांत श्रीवास्तव ने जो एक बात कही कि भाई पहला पेज उनका था और बाकी पेजेस दूसरे के थे, तो अपने आप में एक बड़ी गड़बड़ी है।
इस गड़बड़ी को तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया और फिर उनको उनकी कॉपी भेजी, ओरिजिनल कॉपी भेजी गई। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है। जैसे एक बच्चे का 2 पेज गायब थे, स्कैन नहीं हुआ, और उसके 2 पेज दोबारा स्कैन होकर के अपलोड कर दिए गए थे। तो ये बड़ी गड़बड़ी है, इससे तो फिर आपको मार्किंग में समस्या आएगी ही। इसके 2 पहलू आप एक समझिए। पहला तो ये है, उस पर हम लोग अभी ज्यादा उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सुधार हो नहीं सकता है। जो रांची झारखंड के सार्थक ने जो चीजें सामने रखी, जो सार्थक ने वीडियो बना करके डाला, और उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो आपने टेंडर निकाला था उसकी शर्तें कैसे बदली गई। क्या आपको दूसरा नहीं मिल रहा था जो कराने के लिए? जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है वो नहीं मिल रही थी। दूसरा पहलू इसका यह है कि जब जिस कंपनी को मिला टेंडर, ठेका लिया जिस कंपनी ने, क्या उसके पास इतनी सलाहियत थी, उसके पास इतने साधन थे, संसाधन थे, उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जरूरतें थी, वो उसके पास थी? अगर होती और वो हर जगह डिप्लॉय किया गया होता, दूर दराज के इलाकों में, गांवों में, कस्बों में, जहां स्कैनर लगा करके आप जो हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर, ये भी बात आई है कि 300 डीपीआई का जो था उसको भी कम किया गया, 200 डीपीआई किया आपने जिस बच्चे का नाम लिया सार्थक का, सार्थक ने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने ये पूछा कि द फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी इज दैट वेयर वर 3 clauses ऑफ पुअर परफॉर्मेंस व्हिच वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द न्यू RFP. Why would the board want a service provider which was blacklisted earlier? क्वेम्ट के ऊपर है बिल्कुल। और इसमें जो बातें चल रही हैं कि ये जो पूरी की पूरी टेक्निकल ग्लिच आई है, उसमें सीधा है कि जिसको आपने ये टेंडर दिया वो 2M दर्जे का था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और उसका एक और भी पक्ष देखिए, शिक्षकों ने क्या कहा कि जिस तरीके से लो क्वालिटी ब्लाइंड स्पॉट वाले स्कैन या पिक्चर जो भी आ रहे थे, उसमें दिख नहीं रहा था और आपको उसको इवेल्युएट करना था। तो कई बार जो शिक्षक थे उनके लिए इवैल्यूएशन भी चुनौती की बात बन गई, क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन जो पेपर है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। शिक्षक इन चीजों को आपत्ति बता रहे हैं, उसके अलावा छात्र बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहां से हुई। उसका कारण भी बताया जा रहा था कि जिसको आपने दिया वो ब्लैक लिस्टेड था, उसमें TCS जैसे लोगों को आपने हटाया है टेंडर को। सीधा दिखाता है कि ये एक ग्लिच जो है वो शुरू से ही तय हो गया था, क्योंकि आपने जो टेंडर दिया उसी में गुणवत्ता के मानकों को आपने सही तरीके से स्थापित नहीं किया था। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर जो लिखा है उसका पॉलिटिकल पहलू भी आना अब जरूरी है। जब हमने फैक्ट पर बात कर ली, राहुल गांधी कह रहे जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं, सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, रीटोटलिंग 100 रुपीज पर पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपीज पर क्वेश्चन। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। जब बच्चों ने फी जमा कर दी अपने एग्जाम देने के लिए, एग्जामिनेशन की फी आपने ले ली उससे, लेकिन नंबर सही आने पर आपको रिफंड है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये भी कहा गया ना कि अगर नंबर आपके बढ़ेंगे तब रिफंड। तो ये इसमें फिर रेसिस्ट करता है, सिस्टम रेसिस्ट करता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। ये एक अलग समस्या होती है छात्रों के सामने। छात्रों को समस्या 1000-2000 रुपए की तो हो सकता है, बहुत सारे छात्रों को हो, लेकिन ज्यादातर छात्रों को समस्या ये कि 2 नंबर 3 नंबर से उनका जेई में एंट्रेंस, उनका जेई एडवांस के एंट्रेंस में उनको की बाधा आ रही है। तो वो तो चाहेंगे कि उनके 2-4 नंबर 5 नंबर ये जो कम हो रहे हैं वो बढ़ जाएं। उनको ये चाहिए है कि जब CUET में चाहिए उनको मार्क्स की, जब मार्क्स टाई होते हैं, परसेंटाइल टाई होता है, तो उनको इसमें मार्क्स चाहिए ज्यादा, तो उनको नंबर्स की जरूरत है बहुत सारे छात्रों को। तो यहाँ रेसिस्ट करता है सिस्टम कि आपके नंबर नहीं बढ़े। जब आप ये कर देते हैं ना कि नंबर बढ़ेगा तो आपके पैसे लौटेंगे, तो सिस्टम रेसिस्ट करता है ऑटोमेटिकली। बहुत कुछ है इस पूरे विषय पर दरअसल बात करने के लिए। आप क्लाउड बकेट की बात कर सकते हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। विस्तार से बात होगी दोपहर 3 बजे, जुड़िएगा इंडिया टीवी पर। फिलहाल खबर होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के बीच जोरदार जुबानी जंग जारी है। जीतू पटवारी के अभिनंदन यादव वाले तंज पर सीएम मोहन यादव ने करारा पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुजालपुर में जनसभा के दौरान जीतू पटवारी पर तीखा हमला करते हुए 2 कौड़ी का रद्दी अध्यक्ष तक कह डाला। सीएम ने कहा, कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। जो नेता अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाया, 40,000 वोट से हार गया, वही आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ है। मोहन यादव के बयान से पूरी कांग्रेस आग बबूला है। मुख्यमंत्री के इस बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए
जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। अब भले मोहन यादव के इस बयान को दिग्विजय सिंह पूरे कांग्रेस का अपमान बताएं, लेकिन गलत क्या बोल दिया मोहन यादव ने? अजीत जी। नहीं देखिए, वो तो चुनाव हारे हुए हैं जीतू पटवारी, इसमें क्या है? प्रदेश अध्यक्ष भी है, राज्यसभा के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा भी मिल जाए। राहुल गांधी के सिलेक्शन पर सवाल है सर। देखिए, अब तो एक पुल कम होता जा रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के जो योग्य और काबिल और संगठन के मजबूत नेता हैं वो तो बीजेपी लेती जा रही है सबको। तो राहुल गांधी का पुल तो कम हो रहा है ना, तो उसी में से चुनना है ना उनको। तो उन्होंने उसमें से अपने हिसाब से तो अच्छा ही नेता चुना है। देखिए, ऐसा ये हारे हुए नेता कई जगह बीजेपी के भी आप निकालिएगा प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएंगे जो चुनाव ही नहीं लड़े और प्रदेश अध्यक्ष बने, और प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी हार गई। तो ये हर पार्टी में होता है सर। जीताने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी कॉर्नर होते हैं। वीरेंद्र सचदेवा को देख लीजिए। बिल्कुल, उनके टाइम जीती बीजेपी, इतनी बड़ी जीत मिली, 27 साल के बाद सत्ता में लौटी और हट गए बिना कुछ पाए। वो न लोकसभा लड़े न विधानसभा लड़े, और अब पता नहीं उनको क्या होगा उनका। मोहन बडौली को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष थे, तीसरी बार हरियाणा में लौटी भारतीय जनता पार्टी, मोहन बडौली चले गए, अब क्या होगा उनका कौन जानता है। तो ये संगठन में आपके पास जो लीडरशिप का पूल है उसमें से आप चुनते हैं मुख्यमंत्री। अगर उन्होंने कोई बात कही है प्रदेश अध्यक्ष ने और अपमानजनक बात है, तो जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री भी उसी अपमानजनक भाषा में जवाब दें उसका। ठीक। अच्छा, बिहार की भी एक खबर है। सरकारी बंगले को लेकर क्लेश बड़ा बढ़ गया है। राबड़ी देवी ने चुनौती दी है कि चाहे फोर्स आ जाए या कोई भी, मौजूदा सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को यह बंगला आवंटित हुआ है। ऐसे में नंदकिशोर राम ने राबड़ी देवी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। नंदकिशोर राम ने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं कर रही है। आरजेडी की मानसिकता दलित विरोधी रही है। उन्होंने भी सही नब्ज पकड़ ली है। बहुत क्विक कमेंट सर। नहीं देखिए, इसमें उनको ये पूर्व मुख्यमंत्री के तहत ये बंगला दिया गया था, उसमें अब उसको बदलने के लिए मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं, सरकार के पास ये अधिकार है। लेकिन थोड़ा ये मतलब इसकी आवश्यकता, ऐसा कुछ और भी दिया जा सकता। दलित विरोधी वाली बात नहीं है ये तो, चूंकि मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार यादव दलित विरोधी नहीं होता। घटनाएं तो हैं यूपी और बिहार में देखें तो दलित विरोधी बहुत सारी जो हिंसा हुई है 1990 के बाद से अगर आप देखें तो उसमें यादव और दलित लोगों के बीच में काफ़ी संघर्ष रहा है। ये रामविलास पासवान वगैरह सब जब लालू प्रसाद यादव से जब अलग हुए, उसमें ये बहुत बड़ा पृष्ठभूमि था कि जो, और आप उत्तर प्रदेश में देखिए मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस वाली जो घटना हुई थी 92-93 की, जब मुलायम सिंह यादव और शिपाही हत्या की कोशिश की गई थी, तो वो तो है। तभी यही कारण है कि आप देखें कि मायावती और ये जो बहुजन और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो गया। लेकिन इस घटना में अगर खासकर आप देखें, वो हवाला वो पास्ट का जरूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कि राबड़ी देवी की बात यह है कि उनको खाली कर देना चाहिए क्योंकि सरकार का आदेश है। लेकिन सरकार भी इसमें एक सम्मानजनक तरीका ढूंढ सकती थी। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको कितना 8 सर्कुलर रोड मिला हुआ है, 10 सर्कुलर रोड मिला हुआ है, और वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते मिला हुआ है। अभी भी वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं।